वेलकम अगेन स्टूडेंट्स, +1 फिज़िक्स में आपका स्वागत है। +1 फिज़िक्स में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से करने जा रहे हैं हम। पिछले काल हमने इनर्शिया पढ़ा था, उसकी टाइप पढ़ी थी, फोर्स पढ़ा था और कुछ हमने प्रैक्टिकल बातें की थी। तो टुडे वी विल स्टार्ट विद +1 फिज़िक्स and today our topic is Newton's first law of motion। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन करने जा रहे हैं। तो ये दिस इज़ आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको इनर्शिया का लॉ भी कहते हैं। तो दिस लॉ स्टेट्स दैट, कल हमने बोला भी था, दिस लॉ स्टेट्स दैट, वैसे तो आप लोगों ने इसको 9th में भी पढ़ा हुआ है। इफ ए बॉडी is at rest or uniform motion, remains at rest or uniform motion until some external force is acted upon it। ये लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी फोर्स काम नहीं करती। अंडरस्टैंड? तो ये एक स्टेटमेंटल लॉ है, कोई ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशंस या क्लू नहीं है। तो नेक्स्ट है इसका, हम कुछ अब नेक्स्ट प्रोसीड करने से पहले, न्यूटन सेकंड लॉ को एक्सप्लेन करने से पहले भी, इसकी बहुत सारी एग्जांपल हो सकते हैं, उसको आप टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं, इसकी सिचुएशंस हो सकती हैं। अंडरस्टैंड? सिचुएशन और क्वेश्चन हो सकता है। तो ये स्टेटमेंटल है। अब नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं दैट इज़ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। परंतु न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से पहले हम एक टर्म पढ़ने जा रहे हैं कि मोमेंटम क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंटम? मोमेंटम किसी बॉडी में कितनी मोशन है वो उसका मोमेंटम है, कितना उसमें मास है वो उसका मोमेंटम है। जनरली हम कह देते हैं कि क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स मोमेंटम। और हम ये भी बोल देते हैं कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, कि ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। तो मोमेंटम क्या है? मोमेंटम ऑफ ए बॉडी may be defined as the quantity of motion contained in a body called momentum। उसको क्या कहेंगे? मोमेंटम कहेंगे। इट इज़ आल्सो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी of object. It is denoted by
पी वेक्टर से इसको डिनोट करते हैं। इफ m इज द मास कॉमा b इज द वेलोसिटी of the body, then momentum p vector is equal to mb vector. It is a वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शंस भी है। इट्स एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन क्या हुए ये मैंने आपको पहले भी बताए हुए हैं, mL/(t)-1। तो इस ढंग से ये मोमेंटम हुआ। आपका पढ़ने में क्या मोमेंटम है, आप कितना आप उस चीज़ को लर्न करते हैं, वो आपकी उसमें कितनी स्पीड है, कितनी आपकी वेलोसिटी है, कितना आपका मास है, दैट इज़ योर मोमेंटम। सो मोमेंटम वर्ड से याद आ रहा है कि आज सैटरडे है और आप लोगों को क्विज़ हमने भेजा होगा, तो आप लोगों ने वो टाइम से हमें भेज देना है। और क्योंकि कल संडे है तो शाम से पहले, कल संडे से पहले वो आप लोगों ने, जिनका आज डाउनलोड नहीं हुआ या नेट की प्रॉब्लम है, तो कल शाम से पहले वो, या शाम तक कल वो भेज दें, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस इन्हीं एक्टिविटी के द्वारा हम लोग एनालाइज करेंगे। बाकी हमारे पास अभी क्लासेस आने वाले टाइम में लगें या ना लगें, इसका अभी कोई डिसाइड नहीं हो रहा है। तो जो काम दिया जाता है उसको करें और साथ में अपनी लर्निंग स्किल को भी कंटिन्यू रखें, साथ साथ इसको याद करें। सबसे बड़ी बात है, लिखने से ज़्यादा जो है याद करना है। अगर आप लोग याद करके लिखते हैं तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी दो स्किल्स जो हैं वो बहुत पीछे रह गई हैं, लर्निंग स्किल और राइटिंग स्किल। तो इन चीज़ों को आप अपने आप में डेवलप करें और आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं विद न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या है, कहाँ से ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आया? ऑलमोस्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ तो था ही था, परंतु न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहाँ से, क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जैसे किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, फिर उसमें मोशन पैदा हो रही है, फिर उसको एक्सप्लेनेशंस देना है, क्या है, क्यों, कैसे वो मूव कर रहा है, इन चीज़, हाउ इट्स वेलोसिटी इज रिलेटेड टू फोर्स, हाउ मोशन इज रिलेटेड टू फोर्स, हाउ एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड, इन चीज़ों को एनालाइज करने के लिए ही न्यूटन ने सेकंड लॉ ऑफ मोशन दिया। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि अगर हम इसको अंडरस्टैंड करना चाहें तो जैसे ये कोई बॉडी है, इसका मोमेंटम p है, वेलोसिटी b से जा रही है, मास b होगा, तभी मोमेंटम हुआ, क्योंकि इसका मास है, वेलोसिटी है, तभी इसका मोमेंटम है। अंडरस्टैंड? तो अब जा रही है, तभी जा रही है जब इसके ऊपर फोर्स लग रही है। क्या है? जब इसके ऊपर फोर्स लग रही है तभी जा रही है।
तो फोर्स लगने से इसमें क्या चेंज आ रहा है? अब मास तो चेंज नहीं हो रहा है, मास तो कांस्टेंट है। मास क्या है? कांस्टेंट है। चेंज अब इसकी वेलोसिटी में आ रहा है कि यहाँ इसकी 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी और आगे इसकी मान लो स्टेट पे ही हम बात करें तो 10 मीटर पर सेकंड होगी। तो अगर वेलोसिटी में चेंज आता है तभी हम लोग बोलेंगे कि इसके ऊपर फोर्स जो लग रही है वो इसके ऊपर काम कर रही है। अंडरस्टैंड? तो अब जब इसके ऊपर फोर्स काम कर रही है तो चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है, ये फर्स्ट v1, ये v2। तो चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम क्या हुआ? वो एक्सेलरेशन हुआ। वो क्या हुआ? एक्सेलरेशन हुआ। तो जब मास और एक्सेलरेशन की बात आती है तो फोर्स हमारे पास पैदा होती है, परंतु कहाँ से आई है? चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम के कारण हुआ ये। जो इसके मोमेंटम में चेंज आया, जैसे वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो मोमेंटम में भी चेंज आ रहा है। तो इस ढंग से जब मोमेंटम में चेंज आया तभी फोर्स आई। तो डायरेक्टली न्यूटन ने क्या बोल दिया? न्यूटन ने बोल दिया कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। कि किसी बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगती है वो हमेशा उसके चेंज इन मोमेंटम के बराबर होती है। एंड दिस फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ ए चेंज इन मोमेंटम। जिस साइड में चेंज हो रहा है उसी साइड में फोर्स लगी हुई। अंडरस्टैंड? सो दिस लॉ स्टेट्स दैट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज equal to the time rate of change of momentum and directed in the direction of the applied force, and change takes place in the direction of applied force। कि जो मोमेंटम में चेंज आ रहा है वो किस साइड काम कर रहा है? जिस साइड फोर्स लग रही है। तो टाइम रेट ऑफ चेंज की बात क्या आती है? टाइम रेट ऑफ चेंज होता है ये d/dt, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, अब किसका? मोमेंटम का। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फोर्स, मीन्स फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? dp/dt। ये बात हो रही है इसमें। अब हम देखो हमारा जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो क्या बोलता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट फोर्स acting on a body is directly proportional to the time rate of change of momentum of body। This law states that force acting on a body is directly proportional to the time rate of change of momentum of body, and change takes place किस में? चेंज, एंड चेंज टेक्स प्लेस, ये जो चेंज हो रहा है किस में? मोमेंटम में। एंड चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जिस साइड को फोर्स लगाई जा रही है उसी साइड को क्या है? चेंज हो रहा है। दिस लॉ स्टेट्स दैट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी, एंड चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जिस साइड को आप फोर्स लगा रहे हैं उसी साइड को क्या है? उसके मोमेंटम में चेंज आ रहा है। तो इसकी डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो क्या करते हैं? कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m
m and velocity b. Consider a body of mass m and velocity b and momentum p. Consider a body of mass m, velocity b and momentum p. If F is the force acting on a body for a small time dt, then according to Newton's second law, consider a body of mass m, velocity b and momentum p. If F is the force acting on the body for a small time dt, then according to Newton's second law, F vector is directly proportional to dp vector upon dt. This is question number 1. Force acting on a body is directly proportional to the time rate of change of momentum of body. कई बार ऐसी इतनी डेफिनेशन भी सफिशिएंट होती है कि दिस लॉ जब नहीं आए तो इतनी काफ़ी है. दिस लॉ स्टेट्स दैट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी. दिस इज बट टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी. अंडरस्टैंड. बट P वेक्टर किसके बराबर है? P वेक्टर है mb वेक्टर के बराबर. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. अंडरस्टैंड. आल्सो F वेक्टर इज इक्वल टू k dp वेक्टर अपॉन dt. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. 1 को ऐसे लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी को हटा दिया, k इंट्रोड्यूस कर दिया, वेयर k इज द constant of proportionality. If k is equal to 1, then F vector is equal to dp vector upon dt. This is question number 4. Using 2 in 4, using 2 in 4, using 2 in 4 d upon dt. p वेक्टर किसके बराबर है? mb वेक्टर. सो f वेक्टर इज इक्वल टू mdv वेक्टर अपॉन dt. So what is that? This is question number 5. But dv vector upon dt is equal to a. ये किसके बराबर है? a के बराबर. So F is equal to mass into acceleration. ये डेरिवेशन आई कहाँ से? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से. ये आपने 9th में भी की हुई है. अगर आप ठीक ढंग से वहाँ पढ़ा होता तो आप लोगों को यहाँ भी आसानी से समझ आ जाता, क्योंकि ये पहले पढ़ी हुई हैं चीज़ें. अब इसको हम 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखेंगे. इन 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप. मैंने बताया हुआ है वेक्टर में एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप, ये बताया हुआ है मैंने. और ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप. यूजिंग दिस in equation I think 6, using this we have f x I cap, f y
जे कैप एफ जेड के कैप इज इक्वल टू एम ए एक्स आई कैप ए बाई जे कैप ए जेड के कैप। कई बार पूछा जाता है कि फाइंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स। कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो ऐसे निकालने होते हैं आप लोगों ने, एफ बाई जे कैप एफ जेड के कैप एम ए एक्स आई कैप एम ए बाई जे कैप एम ए जेड के कैप। अब देखो आई आई कंपेयर करेंगे, आई आई तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आई कंपोनेंट आई से ही कंपेयर होगा। आई कैप इज द यूनिट वेक्टर, इट इज डायरेक्टेड अलोंग द एक्स एक्सिस। तो एक्स कंपोनेंट क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स, पैरों में लगाना, सेमी कॉमा एफ बाई इज इक्वल टू एम ए बाई एफ जेड इज इक्वल टू एम ए जेड। ये कंपोनेंट आ गए किसके, फोर्स के कंपोनेंट आए। कई बार कंपोनेंट पूछे जाते हैं, अंडरस्टैंड। अब इसके यूनिट करेंगे, व्हाट आर द यूनिट ऑफ फोर्स। तो SI यूनिट ऑफ फोर्स दैट इज न्यूटन इज इक्वल टू एन से रिप्रेजेंट करते हैं। SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। आप देखो 1 न्यूटन इज इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास फोर्स क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स हो गया 1 न्यूटन, मास हो गया किलोग्राम, एक्सेलरेशन हुआ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो SI हुए। अब CGS यूनिट ऑफ फोर्स दैट इज डाइन। अब देखो डाइन का क्या होगा, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स के क्या हुए डाइन, मास के क्या हुए ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप लोगों को अगर थोड़ा याद हो तो फर्स्ट चैप्टर को देखें, वहाँ पर मैंने डायमेंशंस कराए हुए हैं, यूनिट करवाए हुए हैं। तो अब रिलेशंस देखते हैं, रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। तो देखो ये तो पहले भी फाइंड आउट की हुई है हमने, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो 1 न्यूटन किलोग्राम में हो गए 1000 ग्राम, मीटर में हो गए 100 सेंटीमीटर, पर सेकंड तो वैसे ही रहा। तो 1 न्यूटन 10⁻⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या हुआ, ये डाइन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो इस ढंग से ये आर्टिकल आप लोगों ने करना है और मुझे आपने करके भेज देना है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।